तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना? ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगते इसमें, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से सिलेक्शन और अरेंजमेंट, है ना? ठीक है। और अगर मेंस लेवल की बात करो तो बहुत ज़्यादा उस पे नहीं जाते कि डी अरेंजमेंट करवा दो, और भी एक दो चीज़ें और थी, उनमें नहीं जाते। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला तो हमें याद होना ही चाहिए, पर क्या होता है वो आया नहीं उस तरह से, मेंस में नहीं आता। एडवांस के लिए तो है ही, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो एनसीआर, एनसीआर मतलब है कि आर एन जो मतलब डिफरेंट चीज़ें होंगी उनमें से आर चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला है ना? सिलेक्शन ऑफ, और फॉर्मूला हमें पता है एनसीआर की वैल्यू होती है ठीक है। तो लेकिन डिफरेंट में ही यूज़ होगा ये, ऐसा नहीं कि सेम में यूज़ कर दो। मतलब जैसे मान लो अगर तुमसे बोला गया कि ये तीनों डिफरेंट है, इन तीनों में से एक सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखना होगा? 3C1। दो सिलेक्ट करने के लिए, इन तीनों में एक सिलेक्ट करने के लिए, दो सिलेक्ट करने के लिए। तो जब आइडेंटिकल चीज होगा तब ये फॉर्मूला और वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसलिए डिफरेंट वाला हमको ध्यान रखना है, और आइडेंटिकल में ये लगाना नहीं है। आइडेंटिकल आइडेंटिकल में बस इतना देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? ठीक। फिर होता है एनपीआर। एनपीआर जैसे जनरली एनपीआर हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादातर ऐसे समझ में आता है कि एनसीआर का मतलब है सिलेक्शन एन में से आर चीज़ों का, और जितने तुम चीज़ें लेके आए हो उसको शफलिंग, मतलब अरेंजमेंट, है ना? अरेंजमेंट। तो वो आर फैक्टोरियल से हम लोग अरेंजमेंट दिखाते हैं और एनसीआर से सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन हो गया और ये अरेंजमेंट हो गया, मतलब उन्हीं चीज़ों का जो तुमने सेलेक्ट करी है। और ये पूरी वैल्यू मिला के यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है एनपीआर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन, तो ये बस फॉर्मूले को जैसे ध्यान रखो इसको, बाकी हमको समझना इसी से है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि मतलब किस तरह से सॉल्विंग करी जाए। तो एक होता है फिलिंग मेथड। फिलिंग मतलब पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग फिल कर दो। ऐसे एन प्लेसेस हैं, और पहला ये किसी भी एक एक मतलब फिल इन द ब्लैंक को पकड़ो और उसमें कितनी पॉसिबिलिटी से भर सकते हो वो देखो। फिर उसके बाद अगर बोला गया है कि सिर्फ हम लोग को एक ही बार यूज़ करना है, मतलब रिपीटिशन नहीं करना है, तो अगर एक में तुमने कहा कि एन चीज़ें थी, एन भरने की पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक भरोगे तो क्या बचा, कितना? तो अगले वाले में। और अगर बोला जाए कि विथ रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन के अकॉर्डिंग चल सकते हो, तो तुम भरने के बाद भी हमारे पास रहेगा, तो वो हमारा फिलिंग मेथड है। उस तरह से मतलब यहाँ पे तुमको फिल करना है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सभी में जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मान लो अगर तुम्हारी पॉसिबिलिटीज N1 N2 इस तरह से है, तो आंसर इसका होगा जहां तक तुम जा रहे हो।
ठीक समझ में आया? और ये वाला जो होता है इसको जनरली हम लोग उसमें यूज़ करते हैं जिसमें डिजिट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि वैसे तो ये भी हमारा सही है एनसीआर आर फैक्टोरियल, पर डिजिट्स में जब रेस्ट्रिक्शंस लगने लगती हैं तो फिर ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब बोला जाए कि पहले प्लेस पे यही हो सकता है ना, या बोला जाए सेकंड प्लेस पे ये हो सकता है, या आखिरी प्लेस पे ये हो सकता है, तो फिलिंग फिर ज़्यादा बेटर है अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो। ठीक है, बाकी करते यही है हमारा। ठीक है, इसमें सिलेक्शन किस तरह से देखना है बस ये हमें समझना है। डिजिट्स के लिए हमें पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन में तुमसे बोला जाएगा कि इतनी डिजिट्स हैं, तो अगर उसने बोला नहीं है कि कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो डिजिट तुम रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर बोला गया विदाउट रिपीटिशन, हाँ तो क्वेश्चन में लिखा होता है विदाउट रिपीटिशन, है ना, और नहीं लिखा है तो क्या मान के चलेंगे। और फिर कुछ जैसे इसका क्वेश्चन लिखते हैं, वैसे अगर और डिजिट्स ना दी जाए तो कितनी डिजिट्स होती है हमारे पास? 10। तो अगर दे दी जाए तो फिर उन्हीं को यूज़ करना है। तो ये लिखा है, इनको यूज़ करते हुए हमको बनाना है 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन और 3 डिजिट इवन नंबर। चलो बताओ। विदाउट रिपीटिशन है। देखो यहाँ पे क्या है, इवन इवन नंबर लाना है हमें, क्या लिखना चाहिए लास्ट के लिए प्रायोरिटी? जीरो वाला केस हमेशा अलग लेके चलो, क्योंकि जीरो वाले में प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर जीरो भर दोगे आखिरी में, तो फर्स्ट प्लेस के लिए जो चीज़ें बचती हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो तुमने जीरो भर दिया तो पहले प्लेस के लिए कितनी चीज़ें बची, और मान लो अगर जीरो नहीं भरा है तो जीरो भरने और नहीं भरने में कंफ्यूजन है, इसलिए जीरो वाला जो है उसको अलग लेके चला जाता है। तो तुमने कहा कि जीरो भर दिया, मतलब एक पॉसिबिलिटी के साथ तुमने जीरो भर दिया, तो यहाँ क्या होगा, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे तुमने बोला इवन नंबर के लिए 2 और 4, मतलब दो पॉसिबिलिटी के साथ भरा है, और एक उसमें डाल दिया है, अब एक जीरो बचा है, यहाँ पे कितने नंबर बचे? 3। अब वो नंबर भर दिया, वो नंबर भर दिया, और जीरो भी अब आ सकता है, तो कितने बचे? तो 30 आंसर। समझ में आ गया? और बोला जाता कि 4 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाई 3 है, कितने हो सकते हैं, क्या बोलोगे? 4 डिजिट सम देख के, है ना, सम में फिर 4 डिजिट ये कितने हैं? 5 हैं, इनका सबका सम करो 10 है। तो 10 में एक नंबर ऐसा हटा दो जिससे जो सम बचे वो कितना बचे? 3 का मल्टीपल, और फिर उनको अरेंज कर देंगे, है ना। ठीक, चलो आगे। ये हमें पता है कि अगर n डिफरेंट n चीज़ें हैं, उसमें p सिमिलर, q सिमिलर, r सिमिलर, तो डिवाइड कर देते हैं।
तो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल ये होता है ना। ठीक। और जब सबको एक साथ लेके चलते हैं तो क्या करते हैं, मतलब सबको एक साथ साथ में रखना है। सबको नहीं, मतलब कुछ पार्ट बोला गया साथ में रहेगा तो वो, हाँ मान लो ये लिखा है इसमें बी सी डी बोला जाए कि साथ में रहे। तो कितना हो जाएगा, ये बी सी डी को एक मानोगे, ए ई एफ तीन हो गए, बी सी डी एक पूरा मान के कितने हो गए, चार, फोर फैक्टोरियल, और बाकी अंदर अंदर वाले का भी अरेंज करना पड़ेगा। मान लो अगर सिमिलर होता कोई तो उतना अरेंज करके डिवाइड करना पड़ता है ना। और बी सी डी एक साथ नहीं है, टोटल माइनस। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो यही हो गया पहला, दूसरा ये होगा कि ये वाला, और ये दोनों अलग है। सेपरेटेड टू ईच अदर का मतलब बी और सी, जैसे मान लो पहले वाले में बी सी साथ में आ गया, डी अलग है कहीं, तो ये इसमें कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, बी और सी और डी सभी में गैप होना चाहिए। समझ में आया दोनों का मतलब। सेकंड वाले में ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते, तो अगर दो आ गए एक अलग है तो इसमें कंसीडर कर रहे हो। पर नीचे वाले में क्या है कि सब इंडिविजुअली अलग अलग है, तो क्या होगा, पहला इसके लिए क्या लिखें, ये होगा। दूसरा हाँ गैप मेथड लगाते हैं, गैप है ना। गैप मतलब जैसे जिसको तुम्हें नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं उनके हिसाब से, तो ये है हमारे तीन, पहले इसको रख दिया जिनका हमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो साथ में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो ये ए ई एफ के लिए है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल, और ये जो गैप्स हैं इसमें डाल दो उनको, तो वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। अब गैप कितने हैं, तो फोर से तीन चाहिए क्योंकि तीन ही तो है यहाँ, फोर सी थ्री, और बी सी डी का अरेंजमेंट, और इस एक ए ई एफ का। गैप मेथड बोलते हैं, अगर एन को तुमने प्लेस किया है तो एन प्लस वन गैप्स होते हैं। ठीक है, एन प्लस वन गैप्स में जितने को तुम्हें बैठाना है, जिनमें गैप देना है, वो तुम उसमें सेलेक्ट करके, अब ये देखो ये चीज़ वही लिखी है, चार में से तीन जगह सेलेक्ट करी और वहाँ पे अरेंज कर दिया, और तीन को अलग से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये गैप समझना, पहले जिनमें नहीं देना है गैप उनको बैठा दो, उनको अरेंज कर दो, और फिर उनके आसपास देखो कितने गैप्स हैं, तो वो गैप के हिसाब से जितने को बैठाना है उतना सेलेक्ट करो। ठीक है, इसको जनरलाइज भी लिख सकते हैं, मान लो एन लोग हैं, एन पर्सन है, ठीक है, आर पर्सन्स, पर्टिकुलर बोलना पड़ेगा हमें, सेपरेटेड टू ईच अदर। इन्हीं एन में से आर पर्सन ऐसे हैं जो आपस में उनको सेपरेट करना है, तो क्या लिखना होगा, हाँ पहले एन माइनस आर को बैठा दो। ठीक है, पहले एन माइनस आर को देख लो, उनको बैठा दो मतलब उनका अरेंजमेंट कर दो।
अब n माइनस आर जगह के हिसाब से गैप कितने हो जाएंगे, गैप एक ज़्यादा रहता है, तो n माइनस आर प्लस वन गैप्स हैं, उसमें से कितने लोग चाहिए तुमको बैठाने के लिए, आर, और उनको, ये इसका हो गया जनरलाइज। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे। अब मान लो कभी हमें सिलेक्शन करना है लेकिन आइडेंटिकल में सिलेक्शन करना है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें क्या कि इसने बोला कि सेलेक्ट 4 लेटर्स, और ऐसा भी बोल सकता है कि 4 लेटर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट भी करो, मतलब 4 लेटर से वर्ड वर्ड बनाओ कितने हैं। तो अभी सेलेक्ट करना है तो क्या लिखना होगा, अब सेलेक्ट लिखा है तो कैसे भी सेलेक्ट करो। कितने हैं ये, 7C4 गलत नहीं हो जाएगा, अरेंजमेंट की बात ही नहीं हुई है, अभी सिर्फ सिलेक्शन की बात करें, अरेंजमेंट तो हम लोग बाद में कर सकते हैं ना। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, NCR और R फैक्टोरियल, मतलब जितनी चीज़ें लाओ उसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो। 5C4, 5C4, 5C4 एक सही है, एक केस, लेकिन और अब पहले दिमाग में क्या क्या आता है वो सोचो ना। हाँ, तो वैसे समझना पड़ेगा ना। पहले तुम ये लिखो डिफरेंट कितने हैं इसमें, ये 5 जो है वो डिफरेंट है ना। तो अगर 4 चाहिए तो क्या लिखना होगा, अब ये डिफरेंट है ना इसलिए ऐसा लिख दिया हमने। और मान लो अरेंज करना होता तो इनटू क्या कर देते, ठीक। अब लेकिन हमारे पास ये दो, दो ए हैं और दो बी भी हैं, तो अभी क्या हो सकता है, अगर चारों डिफरेंट या फिर एक पेयर आ सकता है, पेयर कौन सा होगा, या तो ए होगा या फिर, तो पेयर कितने हैं, दो पेयर हैं, डिफरेंट पेयर है ना, उनमें से एक पेयर, ठीक है, इनटू, अब एक पेयर आ गया तो यानी कितने लेटर आ गए, चाहिए कितने, तो अभी कितने यहाँ पे बचे, एक पेयर आ चुका है, या तो डबल ए होगा या फिर, तो डिफरेंट लेटर कितने बचे, 4, उनमें से क्या करना होगा, और इनटू में क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल बाई, अगर अरेंज करना है तो, है ना। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे वन पेयर टू डिफरेंट, दोनों पेयर हो जाए, एक ही केस हो गया उसका। तो आप 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो ये जो हम लोग का आइडेंटिकल वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। आइडेंटिकल को अलग रखो, डिफरेंट को अलग रखो, आइडेंटिकल से निकालते जाओ और डिफरेंट से निकालते जाओ, ठीक है। तो अगर अरेंज करना होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता अरेंजमेंट, तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ लिखते, ठीक है, चलो। ठीक, तो जैसे अब वाला भी देखना है हमें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स को जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर है
उसको तुम पहले यहाँ पे फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने के बाद पी प्राइम नंबर में वो फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे ये P1 प्राइम नंबर है, वो P बार है, P2 भी प्राइम नंबर है, Q बार है। ऐसे मतलब हो सकता है और भी। तो P1, P2 एंड P3 प्राइम नंबर्स है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है वो सिलेक्शन है। ये जो P+1 लिखा है ये सिलेक्शन है एक तरीके से। अभी देखो यहाँ पे P1 जो है कितनी बार है, मतलब वो जो P1 जो है वो आइडेंटिकल है P टाइम्स, है ना। तो अगर P बार कोई चीज लिखी है उसमें से एक भी मत लो तो क्या होगा, उसका आंसर 1। अगर P आइडेंटिकल चीजें लिखी है उसमें से एक लो, आंसर क्या लिखोगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखे ना, सिलेक्शन। आइडेंटिकल चीजों में तुम सिलेक्ट करने वाले, मतलब अगर डिफरेंट होता तो क्या लिखते, कोई नहीं चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, ऐसे करके। लेकिन ये आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पे इसको हटाते हटाते ऐसे जाना है। तो वो कितनी बार लिखा होगा, PC0 से PCP तक, मतलब 1 1 1 लिखते जा रहे हो तो P+1, तो ये वही लिखा है। और ऐसे ये भी, इसका भी सिलेक्शन वही है और इसका भी ऐसे ही है। ठीक है। अब मान लो इसमें और भी वेरिएशन बनते हैं कि बोला जाए, क्वेश्चन देके ही होता है वेरिएशन। जैसे n हमने लिया एग्जांपल, 2 की पावर या 5, 15 की पावर 2, 3 की पावर 6, ये लिखा है। और बोला गया इसमें, अच्छा इसमें टोटल डिवाइजर और एक प्रॉपर डिवाइजर्स भी होता है, तो वो भी लिख लो। प्रॉपर डिवाइजर्स जो होता है वो टोटल माइनस -1 -1। एक तो 1 को हटाना है और एक, हाँ दोनों को हटाना है। तो प्रॉपर डिवाइजर बोला जाएगा, एक 1 1 उसका फैक्टर है, वो 1 नहीं चाहिए हमें, और एक खुद ये n भी एक फैक्टर है। तो वो दोनों हटा के टोटल माइनस करोगे तो बोला जाएगा प्रॉपर डिवाइजर्स। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, आराम मतलब जल्दी हो जाते हैं, बस समझ में आना चाहिए। टोटल डिवाइजर्स, वन सिक्सटी, 6 और 3 और 7, नहीं ये 3 नहीं, सॉरी, हाँ हाँ 9, उसको बदलना पड़ेगा पहले। इसको लिखोगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 8 और 5 की पावर, तो 6 9 और प्राइम नंबर के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। और प्रॉपर में -2 करना है। और बोला जाए इवन डिवाइजर्स, टू की पावर एक कम से कम रखनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे समझा करो, यहाँ से एक 2 बाहर कर दो, ऐसे लिखो। अब ये 2 तुमने रख लिया है, इसके बारे में सोचो। 593, वो जब आएगा एग्जाम में तब कैलकुलेट करना। हाँ है ना, देखो जिसका तुम्हें चाहिए उसको अलग रख लो, बाकी जो बचे उसके लिए लगा दो। नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by 6। 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू, हाँ
इसमें एक 2 निकाल लो, एक 3 निकाल लो, बचा क्या? और इसके लिए लगा दो, वो तुम्हें रखना है और उसके लिए लग जाएगा, उसके लिए सारी हाँ सॉरी, कहाँ पे? ये, हाँ ये 4 है, तो 5 8 3, ये आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है? और अगर बोला जाए कि डिवाइजर्स वाले डिवाइजर पता करने हैं जो 4n+1, मतलब 4n+1 टाइप है, सिलेक्शन ठीक से करना होता है। अब मान लो जैसे 4n+1 टाइप है, एक तो उसमें 2 तो हो नहीं सकता, 2 तो हटा ही दो, पूरा हटाना मतलब 2 की पावर 5 को हम देखेंगे ही नहीं, है ना? अब 4n+1 में अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर दे रहा है वो 1, तो वो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो उसी प्राइम नंबर का, वो हमेशा 1 देगा। जैसे 5 है, ठीक है, 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 का स्क्वायर करो, उसको भी 4 से डिवाइड करो, तो जितनी बार 5 से तुम करने वाले हो मल्टीप्लाई आपस में, वो 4 से डिवाइड करने पे, जिसमें अब 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, उसको 2 बार करना पड़ेगा। हाँ 3 स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 की पावर 4, तो उसको 2 बार इवन बार लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब तुम्हें सिलेक्शन पता चल गया, देखना 3 कितनी बार है, और ये, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 9 की पावर, या इवन वाली सोचो कि 0 2 4 6 8, कितना हुआ? 0 मतलब 1 एक बार, 2 मतलब 4 6 8, ये हो गया। 3 की पावर में है ये, 3 की पावर 0 वाला, 3 की पावर 2 वाला, 3 की पावर 4 वाला, 3 की पावर 6, 3 की पावर, हाँ 9 की पावर 4 लिख लो, 3 स्क्वायर हमें मिल ही रहा है, ठीक है ना? तो इससे कितना आ जाएगा? 15 आंसर हो गया इसका। हाँ, तो ऐसा देखो, ये एग्जाम्पल दिया है, तो बनाने को बहुत सारी बन सकती है, वो तुम्हें वहाँ समझना पड़ेगा कि इसके स्क्वायर या क्यूब से क्या हो रहा है, वो दिख जाएगा फिर, है ना? ठीक, ठीक है, चले आगे। हाँ तो ठीक तो है, हो तो गया। ये 5 की पावर 2 मतलब 1+1+1 3 पूरा लिखा है ये, ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें पता चल रही हैं, अब हम लोग को उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि सिलेक्शन किस तरह से देखते हैं, तो वो एनसीआर हमें समझ में आता है। बस अगर मान लो ऐसा कोई केस वेस हो तो ध्यान से रखना। तो केस मतलब मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, किया भी होगा उस तरह से कि 9 पर्सन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 पर्सन ऐसे हैं जो आपस में, मतलब जैसे इनको इनवाइट करना है, तो 5 पर्सन्स, ये हमको इनवाइट करना है ना, 9 में से 5 लोग, लेकिन ऐसे उनमें से 2 ऐसे लोग हैं, मतलब पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, और उसमें बोला गया कि 5 लोग चाहिए हमें पार्टी में, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं कि उनका नाम फिक्स है, पर्टिकुलर बोल दिया, फिक्स है, वो दोनों लोग साथ में नहीं जाएंगे बस, तो क्या कितनी तरीके से कर सकते हो इनवाइट?
उनको साथ में इनवाइट नहीं हो सकता, एक एक ही को जा सकते हो, या उसको जा सकता है, या इसको जा सकता है, या दोनों नहीं जा सकते। तो क्या लिखेंगे? केस बनाएंगे। केस बनाओगे, पहला होगा दोनों नहीं जाए, तो दोनों नहीं आए तो क्या लिखेंगे? हाँ, ये भी कर सकते हो, जिसमें दोनों बुला रखा है वही माइनस करके देख लूँ। वरना अलग अलग लिखोगे तो उन दोनों को हटा के पहले सोचो, तो 7C5 और उनमें से कोई एक आया, तो उनमें से 2C1 में से कोई एक आया, है ना? इसमें कितने आ जाएंगे? 7C4। और अगर वो दोनों ही है, दोनों तो आने नहीं है, यही हो गया केस। टू सी वन से 2 बार, 2C1 मतलब ही 2 बार हो गया। और एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब पता होना चाहिए कि मान लो ऐसे मीटिंग हमने डिसाइड करी है, उसमें 4 लोग उधर से हैं, 5 लोग उधर से हैं, तो कम से कम इधर से एटलीस्ट 3 लोग आ जाएं। तो फिर एटलीस्ट वाला केस NC4C3 या फिर 4C4, और उधर से बोल दिया जाए तो वो सिलेक्शन होगा केवल, है ना? ठीक है। स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पता है ना? अगर n पॉइंट्स हैं, ठीक है, n पॉइंट्स हैं, और अगर मान लो कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि n पॉइंट्स में कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। नहीं तो अगर दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें मैं मत बोल रहा हूँ। n पॉइंट्स हैं, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हाँ, m पॉइंट्स कोलिनियर आउट ऑफ n, ये लिखा है। तो अभी सिर्फ इसके हिसाब से सोचेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितने पॉइंट मिलने से स्ट्रेट लाइन बनती है? हाँ, तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या लिखना चाहिए? ये वही हो गया जब पार्टी में जाते हो हाथ मिलाते हो, वही है ना, 2 लोग मिलके एक हैंड शेक कर रहे हो, तो ये 2 लोग मिलके एक लाइन बना रहे हैं, है ना? अब लेकिन डिफरेंट लाइन के लिए बात हो रही है, ये m पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे m पॉइंट है, तो अगर मान लो ये लिखें, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लो, लाइन क्या आएगी? सेम आएगी। ऐसे और भी सारे पॉइंट, तो इनमें से हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो लाइन है बार बार आ रही है, तो माइनस क्या करना होगा? लेकिन इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले रहे हो तो वो लाइन तो आ रही थी ना, वो लाइन पूरी पूरी माइनस हो गई, जबकि हमको लाइन चाहिए। वही तो, इसीलिए तो सोचना है फॉर्मूला, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला नहीं है ज़्यादा, इसमें बस या तो पीएनसी या तो किसी को समझ में आती तो बहुत अच्छे से समझ में आती, और नहीं समझ में आती तो फिर बीच में ही गड़बड़ है ना? तो लेकिन अगर समझ रहे हो ना, तो कोई फॉर्मूला उस तरह से नहीं है कि तुमको याद करना पड़े। नंबर ऑफ अगर बोला जाए ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं इन पॉइंट से, तो NC3। अब उन तीनों में से कोई भी पॉइंट लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो m पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट लेने पे ट्राइंगल, कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा था, तो ऐड भी नहीं करेंगे, है ना? n में से कोई 3 पॉइंट उतने ट्राइंगल। तो ये ध्यान देना है बस थोड़ा सा। मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी ध्यान रहता है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ट्राइंगल बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, और वो 3 पॉइंट तुमको लाने पड़ेंगे कहीं से सेलेक्ट करके, ठीक है? हाँ, जैसे अब यहाँ पे उसमें कोलिनियर नहीं होता है, जैसे एन साइडेड पॉलीगन है,
ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें पॉइंट्स कितने हैं, ऐसे करके होगा। और कोई भी तीन जो है कोलिनियर, क्योंकि तीन के हिसाब से हम लोग सोचते हैं तो तीन कोलिनियर है नहीं। अगर NC2 लिखेंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लेकिन उनमें से वो भी आ जाएगा जो उसकी साइड्स हैं। तो साइड कितनी है, तो ये अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या निकाल दिया हमने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। NC2 में वो साइड्स भी आ गई। समझ में आ गया। शॉर्टेज डायगोनल मतलब वो तो एक छोड़ के बीच में बस वही सबसे होगा, तो उसको तो काउंट कर सकते हो। एक के हिसाब से कितने हो सकते हैं, दो, अगले वाले के हिसाब से फिर दो, फिर ऐसे करके वो रिपीट भी कर रहा है, 1/3 करना पड़ेगा, है ना, वो काउंटिंग हो जाएगी। ये फॉर्मूले हैं कि अगर, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है ना, बस तुमको सोचना है वहाँ पे किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलो, तो ये अब अगर मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हुआ, लाइंस दी गई हैं, n लाइंस हैं, तो दो दो लाइन से, तो इसमें बोला गया m लाइंस आर कॉन्करेंट। m लाइंस आर कॉन्करेंट और n l लाइंस आर पैरेलल। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, m सब देखो ये लिखा है n लाइंस, अगर ये चीज़ नहीं दी जाती तो हम लोग सीधे मान लेते कुछ कि ये सब नहीं है, लेकिन ये दे दिया है कि m कॉन्करेंट लाइन है, मतलब एक ही पॉइंट से पासिंग है, और l पैरेलल लाइन है, और दो लाइन से एक पॉइंट आता है। टोटल में से माइनस करना चाह रहे हो ना, तो टोटल क्या होगा, पहले टोटल लिखो। टोटल होगा NC2, माइनस क्या करना है तुम्हें, C2 तो करोगे ना। अगर L पैरेलल लाइन है उनमें से कोई दो सिलेक्ट करो तो वो आपस में कट ही नहीं करेगी, और M लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब M में से अगर दो सिलेक्ट कर रहे हो तो बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है, तो MC2, लेकिन वो पॉइंट तो है कॉन्करेंसी वाला। नहीं, दो लाइन सिलेक्ट कर रहे हो ना, दो लाइन, तो दो लाइन M में से दो लाइन सिलेक्ट करके ही तो फिर बात करेंगे, क्योंकि जो पहला जिसमें तुम लिख रहे हो उसमें से टोटल माइनस करने वाले हो। पहला जो तुमने लिखा है उस क्या क्या मान के लिखा है, n में से दो लाइन सिलेक्ट कर रहे हो, तो जहां कहीं भी दो लाइन सिलेक्ट करने वाली जो पॉसिबिलिटी है वो माइनस करनी पड़ेगी उसके हिसाब से, तभी यहाँ पे LC2 लिखा है। और इसमें समझ में आया। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं अगर एन साइडेड पॉलीगन है, पहले अच्छा इसी पे बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर दें, चार लाइन है, फोर लाइन्स है और थ्री सर्कल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं। सर्कल इक्वल नहीं है मान के चलो, अगर इक्वल मान लोगे तीनों सर्कल तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सर्कल्स इक्वल नहीं है और लाइन भी तुम्हारी अलग अलग है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, मतलब सर्कल सर्कल भी कट, हाँ मतलब सर्कल सर्कल और सर्कल लाइन, हाँ तो क्या, 7C2 मतलब, तो 4C2 में दो लाइन वाला हो गया था, 7C2 का मतलब तो तुमने कंबाइन करके बोल रहे हो।
गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि तुम दो लाइन का अलग बोल चुके हो, तो 7C2 में वो चीज़ आ रही है, क्यों लिखोगे उसको? लाइन लाइन अगर कट कराओगे तो एक इंटरसेक्शन आएगा, 4 लाइन से तो क्या लिखोगे? और उससे पॉइंट कितना आता है? तो इसलिए 1। एक लाइन और एक सर्कल, मतलब 4C1, पॉइंट कितने आते हैं? हाँ, 3C2, ये पूरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतने। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको बस ऐसे ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, वैसा नहीं कुछ भी। अभी सर्कल और पैराबोला होता है तो कितना बोलते हैं? 4। 4 बनाओ। सर्कल और पैराबोला में 4 पॉइंट हो सकते हैं। तो वही तो लिखा है। अब मिनिमम बोलने लगेंगे तो फिर वो तो 0 भी हो सकता है। तो या तो मैक्स बोलेगा, मिनिमम तो बोलेगा ही नहीं। और बीच में तब बोलेगा जब वो कुछ बताएगा कि हमारा पैराबोला की इक्वेशन ये है, इक्वेशन में चला जाए, तो इक्वेशन में चला जाए तब भी हमें पता है कि वहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं। पर इक्वेशन में नहीं गया तो फिर मैक्स ही पूछेगा और कोई मतलब ही नहीं है। अब पैराबोला पैराबोला कितने हो सकते हैं? 4। हाँ, ऐसे और ऐसे 4। तो बोला थोड़ी ना उसने कैसे लेना है ना? हाई एलिप्स और सर्कल कितने हो सकते हैं? 4। तो वो बस सोच के उस तरह से यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। क्या मतलब आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूँ ना, आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल में तो इसी में हो जाता इनफाइनाइट। अगर लाइन में भी बोलते हैं सब सेम है लाइन, तो फिर क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो आइडेंटिकल लाइंस नहीं है। मैं देखो उसमें लिखा होगा, पूरा क्लियर कट लिखी होती चीजें कि वो आपस में पैरेलल है। और आइडेंटिकली A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा बोला जाएगा। अगर बोल दिया कि वो सेम हो सकता है तो फिर तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, है ना? ठीक। हाइपर 4 हो सकते हैं। कैसे बनाओगे? उसमें तुम यही तो बनाओगे ना, ऐसे और ऐसे। अब इधर एक ऐसे बनाओगे तो इधर थोड़ी ना बना दोगे। ऐसे सोच रहे थे? नहीं तो 4 ही हो सकते हैं ना। मतलब ऐसे सोचा जाता है कि अगर तुम सब्स्टिट्यूट करो एक एक्स और एक वाई को, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, उसमें भी एक्स स्क्वायर, और उधर से एक उठाओ तो 4 डिग्री जाएगी, है ना? ठीक है, चलो पहला हो गया ना। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें 3 3 की एक फैमिली और एक 4 की फैमिली है ना? तो फर्स्ट में यही था, साथ में बैठाना मतलब। और क्योंकि ये सब एक साथ, मतलब एक मान लिया था, पहले ये 3 एक है, ये 3 एक है, ये 4 एक है, तो मिला के 1 2 और 3, तो इसकी वजह से भी एक 3 फैक्टोरियल, है ना? सेकंड सेकंड एनपीआर का फॉर्मूला इसलिए ध्यान रखना है ताकि अगर आएगा तो अप्लाई कर दो। हाँ, है ना, सिंपल है। उसमें देखो 1p0 लिखा है, मतलब 1 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये और 3 × 2p1 लिखा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये देखो, हाँ ये 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना? अल्टरनेट ये। हाँ, और 52 फैक्टोरियल प्लस का होगा क्योंकि इवन वाले के साथ प्लस चल रहा है। और अगला जो आगे लिखा है वो 1 - 2 + 3 ऐसे करके लिखा है। ये ऐसे लिखा है +1, कहाँ तक? 51 फैक्टोरियल, और 51 फैक्टोरियल ऑड नंबर है और ऑड में इसमें प्लस चल रहा है, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा? 1 हो गया। तो पहला दूसरा, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड सबका।
उसमें बस टेंस प्लेस में रखना है 10 मतलब 2, 5 डिजिट नंबर चाहिए और इस यहाँ पे 2 रखा हुआ है, मतलब 1 पॉसिबिलिटी। और बाकी क्या है? हाँ, 0 पहले पे आ नहीं सकता है, 2 भर चुके हो, 8 बस ये, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको, हाँ, तो के की वैल्यू 7 आ गई है। ठीक है, फोर्थ 8 आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, के की वैल्यू फोर्थ वाले में तो एक नंबर एक्स्ट्रा है, मतलब वो 5 है उनमें से कोई एक और है, तो ऐसे सोच। हाँ, तो कोई एक ऐसा है कि कोई रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है 1 1 3 5 7 9 है, हो सकता है 1 2 बार है, तो क्या लिखोगे? 6 फैक्टोरियल बाई, हो सकता है 3 2 बार है, तो क्या लिखोगे फिर से केसेस के हिसाब से? ऐसे कितनी बार? 5 बार तुम लिख सकते हो, क्योंकि 5 नंबर है ना? तो कहीं ना कहीं एक नंबर हमारा रिपीट करेगी, इस वजह से हो गया फोर्थ। सिक्स्थ हो गया। तो पैलिंड्रोम मतलब इसमें लिखा भी है वैसे, इधर से उधर दोनों साइड से सेम दिखता है। और इसमें देखो 55 पैलिंड्रोम नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होता ही है, तो 5 से डिविजिबल करने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, तो आखिरी में 5 और इधर 5, और बीच में यहाँ पे 2 प्लेसेस हो गए इधर, तो इधर अरेंज कर दो, इधर अपने आप वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है रिपीटिशन, तो हाँ, तो 10 चॉइस इधर की हो गई और 10 चॉइस इधर की हो गई। हाँ, ठीक है। सेवेंथ वाला अभी बताया था, हो गया ना? सेवेंथ में वही 5 को पहले लिखा 10 और 2 की पावर 10, 11 की पावर 11, 13 की पावर 13। तो इसमें ये वाले जो नंबर है 4 से डिवाइड होने पे 1 दे रहे, तो इसको कितनी बार भी लो वो चलेगा, तो इसकी वजह से क्या लिखोगे? 10 प्लस, और उसकी वजह से हाँ 11 स्क्वायर करके, या फिर इसका इवन, इवन मतलब 0 2 4 6 8 10, तो 0 मतलब 1 2 4 6 8 10, कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो कर रहा हूँ मैं 11th, मैं करते जा रहा हूँ 11th पहले। टोटल जो है वो 14 पॉइंट्स हैं, एबीसी को हम लोग को नहीं इंक्लूड करना है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 14C3 माइनस इनसे कोई भी ट्राइंगल 3 पॉइंट से -3C3, माइनस इनसे भी कोई 3 चूज कर लो, तो नहीं बन सकता 6C3, इनसे कोई चूज कर लो, यही करना है। तो 14, -364, हाँ ठीक है, ये माइनस तुमने नहीं किया था। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मान लो हमें फॉर्मूला भी नहीं ध्यान आ रहा है, तो ऐसे सोचो कि ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसके 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, या इन, हाँ, तो मतलब 4 केसेस बन जाएंगे, मतलब और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, है ना? ठीक, चलो 12th। 3 सेक्शंस है और सब में 5 5 क्वेश्चन है, ठीक है।
A1 से लेके A5, B1 से लेके B5, C1 से लेके C5, 3 सेक्शंस हैं। तो कम से कम एक क्वेश्चन करना है सब में से, और टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2-2-1 वाली, या फिर अब ये 2-2-1 में कौन 2-2 है, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी 3 होगा। मतलब 2-2-1, 1-2-2 या 2-1-2, 3 पॉसिबिलिटी। तो अगर मान लो इसके हिसाब से जा रहे हो तो 5C2, 5C2, 5C1, और ये कितनी बार होगा, ये भी ऐसे ही, ये भी यही, इसको ऐड कर देंगे आंसर, है ना। थर्टींथ में बोला गया है एन मेट्रो स्टेशन है और सर्कुलर पाथ पे है, अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, वो अपना फिक्स स्टेशन है। ईच पेयर इज स्टेशन इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक ओनली, फर्दर नियरेस्ट स्टेशन जो है वो ब्लू लाइन है और बाकी सब रेड लाइन है। तो बोल रहा है कि रेड लाइन इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लो ऐसा बना हुआ है सर्कल पे, ये वाला और ये स्टेशन और ये स्टेशन के हिसाब से अगर बात करोगे तो ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो जो आपस में कनेक्टेड वाले हैं वो। लेकिन अगर इसको तुम्हें देखना है रेड के साथ, तो तुम्हें इधर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट के हिसाब से चूज करो पहले। अगर इस पॉइंट के हिसाब से रेड लाइन बन रही होंगी तो कितनी बन रही होंगी, अगर हमारे पास एन मेट्रो स्टेशन है। नहीं, रेड लाइन कितनी बन रही है, NC2 सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक तो तुमने रख लिया ना, इसके हिसाब से कितनी लाइन बन रही होंगी रेड, N-3, ये वाला और ये वाले पॉइंट को थोड़ी ना देखना है। तो कितने पॉइंट बचे इधर, इस पॉइंट के हिसाब से, तो ऐसे इसके हिसाब से और इसके हिसाब से यही बनेगा। यानी सबके हिसाब से जाओगे तो n पॉइंट्स हैं, होगा, लेकिन सिमिलर भी है कहीं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट जब चूज किया था तो ये भी कहीं आया था, और जब ये इसकी चूज करने वाली बारी होगी तो ये वापस ही आएगा। यानी क्या करना है ना, क्योंकि जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो, इसको सिलेक्ट करके तुमने N-3 बोला, तो कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट भी सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें n में। तो ये जब सिलेक्ट हो रहा होगा तो ये वाली लाइन तो वापस तुम बोल दोगे सेम है, तो सेम है तो उस वजह से बाई। और ये जो लिखा है ये नंबर ऑफ रेड लाइन्स है, तो नंबर ऑफ रेड लाइन्स किसके बराबर है, कहाँ पे, तो वो सॉल्व करके यही बन रहा होगा, है ना, ये हाँ वही है। ठीक है, डायगनली सीधे बोल रहा है NC2 माइनस n, ये डायगनल है, यही कितनी लाइन्स हैं, ये रेड लाइन्स होंगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 99, ब्लू लाइन कितनी है n, इसको सॉल्व करना है। तो ये भी एक ही बात थी, ये मैंने उससे कर लिया, और इसके हिसाब से 99 प्लस n, इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आया, ब्लू लाइन मतलब जो कनेक्टेड है ना, साइड वाली जो आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो ब्लू लाइन है। तो ये सब ब्लू लाइन है। तो, तो टाइम से, अच्छा टाइम से 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, हाँ ठीक है, तो इनटू में लिखना है। हम्म, चलो 14th हो गया। 14 देखो, 14 में बाइनोमियल का क्वेश्चन था,
ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो मिडिल वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। तो 19CP लिखा है तो 19C क्या होना चाहिए, मिडिल वाला 19 + 1/2, मतलब या तो 19C9 बोल दो या 19C10 बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा है 20CQ, तो वो 20C10 होना चाहिए। और तीसरा होगा 21C, ये भी 11 बोल दो। और इनकी वैल्यू बोला गया है कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो सॉल्व करके रेशियो बताना होगा। ठीक है, 14 में ये था। 15 में 6 के इंटीजर है, आर भी इंटीजर होगा। 36 CR+1, इसको जरा वो वाला फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, ये ऐसे लिखा तो इधर से वो पूरा पूरा कैंसिल, तो k² - 3 आ रहा है कितना, R+1/6। ठीक है, और k की वैल्यू 3 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो k² - 3 नेगेटिव हो नहीं सकता, तो k की वैल्यू √3 से ज़्यादा नहीं जा सकते। हाँ मतलब तो 2 भी नहीं हो सकता फिर, है ना। ठीक, तो लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि r कहाँ से स्टार्ट होता है, r होता है 0 से स्टार्ट, तो 0 पे तो ये इंटीजर होना चाहिए एक तो यानी कितना मिलेगा, पहला 5। तो r की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ कितना जाएगा, k² = आएगा, अगर 5 रख रहे हो तो कितना हुआ, है ना। हाँ, तो r की वैल्यू 5 के लिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। ठीक है, और फिर r की वैल्यू क्या रखनी है, 11। तो k² फिर इंटीजर नहीं मिलेगा, फिर r की वैल्यू 17, इस पे भी नहीं आएगा। देखो ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, यहाँ से ध्यान रखना, r के लिए 35 से ऊपर नहीं जा सकते, तो हम लोग को ये भी देखते रहना है। तो 17 आ गए, फिर कितना आएगा 23, तो फिर से नहीं आएगा, 7 बन जाएगा, फिर 5 रखने पे, 6 रखने पे आ सकता है, और 6 रखने पे कब आएगा, 35 पे। ये होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब r की वैल्यू 5 के लिए, r की वैल्यू 5 के लिए कितना आ गया, +-2, और r की वैल्यू 35 के लिए आ गया +-, तो दोनों सही हैं, उसके हिसाब से आंसर हो गया इसका। हाँ वो भी कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट 16। 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स, 10 आइडेंटिकल हैं और 21 डिफरेंट हैं, और 10 लेने हैं। हाँ, तो पहले मान लो डिफरेंट से आ रहा है, क्या लिखोगे, 21C, फिर ऐसे आएगा तो आइडेंटिकल है ना, फिर 21C8, उससे 2 आएगा तो 21C कहाँ तक जाना है, 0 तक, आखिरी में ×1, इसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए। अब इसको ऐसे देखो कि 2 की पावर 21 का एक्सपेंशन क्या लिखते हो, 1 + x की पावर n में 21C0, 21C1, कहीं पे आएगा 21C9,
यही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म है ये वापस रिपीटेड लिखे हैं इसके हिसाब से। तो यानी 2 की पावर 21, 2 इंटू लिख सकते हैं 21C, 0 से लेके कहाँ तक 21C10 तक, बाई 2 करना है तो 2 की पावर 20 आंसर हो गया। समझ में आया? बाइनोमियल का क्वेश्चन था, बस हम यहाँ पे निकालना था पहले, लेकिन इससे लिखना था और उसके बाद चलो। तो इंटू 1 कर रहे थे कि नहीं? तो फिर क्या, फिर तो 4। Number of 4 letter with or without meaning can be formed from the 11 letters of the word examination। 4 letter से बनाना है एग्जामिनेशन। तो इसमें तुमको पहले देख लेना चाहिए कौन कौन कितने कितने हैं। कितने ई कितने हैं, एक ही है। और एन कितना है, 2। एन ए कितना, 2 है। आई कितना है, 2 है। और हाँ एन 2 है, 2 ए है, 2 आई है। हाँ वो लिख दिया टोट। और बाकी ई एक्स एम 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11, 11 ही है ऊपर। ठीक है, तो काउंटिंग कर लेते हैं। 4 लेटर्स वर्ड चाहिए तुम्हें, और कितने बनेंगे, तो अभी हमने किया था ये केसेस बना के पहले सब डिफरेंट। तो डिफरेंट कितने हैं, 4, और इनको भी एक एक मानो। तो क्या लिखोगे, इनटू, अब वर्ड बनाना है उसमें लिखा है। वर्ड बनाने का मतलब अरेंजमेंट करना है। अभी एक पेयर, तो क्या लिखोगे, और ब्रैकेट में क्यों, 4 फैक्टोरियल चारों का है ना, और 2 सेम है तो डिवाइड किया है। फिर 2 पेयर, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 में एक आ गया ना पेयर, बाकी डिफरेंट कितने बचे, 4 ये बचे और इनमें 2। कहाँ पे, अच्छा 5 है। हाँ डिक्शनरी फॉर्मेशन आता है ना, क्योंकि क्वेश्चन उसमें है, 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें। तो डिक्शनरी फॉर्मेशन हमें पता है। तो उसमें होता ही है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है और सबको यूज़ करते हुए काम होता है उसमें। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल और रिपीटेड यूज़ करने लगो तो फिर तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो सबको एक ही बार है। तो इसमें क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना है हमें। ठीक है, और फिर कहाँ पे हमें रुकना होगा वो हमें देखना है नाम के हिसाब से। ठीक है, और अरेंज करते रहना है। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें जो है एक एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल, जो MOTHER मदर लिखा है ना, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। हाँ सोचो ये, और इसका आंसर भी पता है, मतलब है ना। तो कहने मतलब है, देखो जैसे ये है, तो बेसिकली एनसीईआरटी तो मतलब इसके लिए ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा भी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा हम लोग ने भी पढ़ा तो है, वो क्या कहते हैं डिवाइजर और ये सब, अलग अलग तरीके से सोचना ही तो है। ये है जैसे, तो इसके बारे में हमें जानते हैं कि अगर मान लो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से लिखो। पहले ई, फिर उसके लिए ABCD आना चाहिए। तो वैसे अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा,
6 फैक्टोरियल टोटल, जो अगर इनको यूज़ करते हुए 6 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हमको यहाँ पे पहुँचना है तो एक एक स्टार्ट करना पड़ता है ई, फिर इधर जो बचता है उसको अरेंज करते हैं, फिर ई के बाद क्या आता है, फिर इधर अरेंजमेंट। तो इधर हमें जो भी अरेंजमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से क्या बचता है, फिर एच के बाद क्या आएगा। तो यहाँ जहाँ से भी नाम मिलना है स्टार्ट हो जाए वहाँ रुकना है, और रुकने के बाद एक स्टेप दोबारा से एक लिखने के बाद, और जब तक वहाँ मिलेगा नहीं तब तक वो आगे फिर से बढ़ते जाएंगे। फिर एमओ के बाद फिर से रुकेंगे और आगे वाला स्टेप ई। ठीक है, तो ये हम लोग को इस तरह से करते जाना है। और बस ध्यान ये रखना है कि जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं साथ में, उनमें भी कोई रिपीटेड लेटर्स तो नहीं है। तो अगर रिपीटेड होगा तो क्या करना होगा यहाँ पे, अब रिपीटेड के लिए अपॉन करना है। हाँ उसी स्टेप में है ना, क्योंकि नहीं, अगर ये फिक्स कर दिया तुमने तो इधर वाले को अरेंज करोगे तो यही लिखोगे। ठीक है, फिर अगली बार दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो गया काम। ठीक है, वरना फिर वो बाई टू फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, और जब इधर आ जाएगा तब तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन, फार्मर with or without meaning excluding any word that has two r appearing together। दोनों r जहाँ पे हो रहे होंगे वो वर्ड वहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो माइनस करके चलना है। ए ठीक है, तो पहला वाला क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई फिर ई। अच्छा, इसमें वो काउंट नहीं करना है, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा जिसमें दोनों आर। तो साथ में आने के लिए क्या लिखना होगा, ये 4 का करो और दोनों साथ में आर हो, 4 फैक्टोरियल ये लिखना पड़ेगा साथ में, लिखा है क्वेश्चन में ना, देखो दोनों आर साथ में नहीं हो। कहाँ पे, बाई टू क्यों, जब आर आर को तुमने एक बांध दिया ना, यूनिट बोल दिया है, तो इनटू में अगर तुम 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो बाई 2 फैक्टोरियल तब लिखोगे। अंदर वाले का अरेंज करते हो तो अंदर वाले का आर आर है तो क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल, तो बाई भी करना पड़ेगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। हाँ, एक ही है ना, तो इस वजह से वहां पे नहीं लिखना है। बाकी अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो। ठीक हो गया ये। अब आगे ई के साथ भी सेम, एफ ए के बाद ई, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ई के बाद एम, और इसके साथ भी सेम, फिर एम के बाद आर। अब यहाँ रुके, ई ई ई बाई 2 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही आ रहा है उसमें। ई के बाद एम, ई के बाद, मैं इसको आंसर ऐड कर देंगे। दोबारा वाला क्यों करेंगे, अब वो तो क्या आपस में, ये तो बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा फिर। मतलब तुम कह रहे हो कि इधर वाला आर और इधर वाला आर, फिर ये वाला आर इधर और ये वाला आर इधर, वो एक ही बात तो हो गई। नहीं, अगर मान लो यहाँ आर लिखा है और तुमने आपस में जगह चेंज करी तो तुम दूसरा बोल रहे हो ना, तो बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं कहा ये आर हटा दो, इसके साथ कुछ मतलब नहीं, इधर वाला जो है इसके हिसाब से लिखा है।
36 36 1 1 2 1। ठीक है, 77 बन रहा है। क्लियर हो गया ना? अब ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्ड ही में हो, डिजिट्स में भी हो सकता है। और बोला गया, जैसे मान लो एग्जांपल दे दें एक, कि 34152 ऐसा लिखा है, और यूजिंग डिजिट्स ओनली जो गिवन है 13452। ठीक है, नंबर्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट है ना, रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पे? अच्छा, 5 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर रिटन इन। तो इसकी पोजीशन बतानी कहाँ पे होगी? मतलब कहने मतलब सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो अगर 5 डिजिट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब ए से, तो यहाँ 1 से। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लिखना हो लिख लो, इसको लिख लेना, बाद में सॉल्व कर लेना। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या आइडेंटिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या डिफरेंट चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट लोगों में, या डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिकल चीज़ों में। तो कहने का मतलब है, जो दो केस हैं जो ज़्यादा हम लोग को पढ़ने होते हैं, वो आइडेंटिकल को डिफरेंट में करना होता है, और डिफरेंट को डिफरेंट में करना होता है। ठीक है, और डिफरेंट को ग्रुप में डिवाइड करना होता है। तो ग्रुप में डिवाइड करने मतलब उनको अगर अरेंज नहीं करो तो वो एक तरीके से आइडेंटिकल लोगों में ही डिवाइड किया है। तो आइडेंटिकल चीज़ों को जब डिफरेंट चीज़ों में करोगे तो फॉर्मूला हमारा n चीज़ों को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और n चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? हाँ, ये वाला बहुत यूज होता है। ठीक है, n+r-1 CR-1। हर एक नंबर जीरो से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई नंबर जीरो से नहीं स्टार्ट हो गया, कहीं से स्टार्ट है, जैसे मान लो ये ऐसे बोल दिया, और फिर एग्जांपल जैसे दूसरा दे रहा हूँ, ये हमारा जनरल हो गया। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, ये नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन के लिए भी यही वाला मतलब फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। मान लो लिख दिया 20, कितना आंसर होगा इसका? 23C3 होगा। अभी इसमें अगर ऐड कर दें, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x2 की वैल्यू -2 से बड़ी है, x3 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, x4 की वैल्यू भी 0 है, 0 से बड़ी है। ये 2 एंड 1 है ना, तो 1 का मतलब इसको इस तरह से देखा जाएगा, x1 को लिख सकते हो 1 प्लस, और ये x1 डैश 0 से स्टार्ट बोला जा सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा रखोगे तो अपने आप x1 की वैल्यू 1 या 1 से, इसमें क्या बोलोगे? -2 प्लस, और इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, 0 या 0 से बड़े स्टार्ट होने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वहाँ पे वो 0 या 0 से स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, इक्वालिटी का ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे रखोगे इसकी वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू रखो, तो हमारा x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 21। -2 प्लस 1 -1 उधर जाके, अब इसका आंसर क्या हो गया?
समझ में आया? तो इसका ध्यान रखना। और ये उस तरह से जोड़ा जाएगा, ये इंटीजर सोल्यूशन के लिए भी है, वरना आइडेंटिकल चीज़ों के लिए भी हम लोग को यही वाला फॉर्म ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट चीज़ों को आर पर्सन में डिवाइड करना। तो ऐसे ऐसे मान के चलो आर लोग खड़े हैं और तुमको उनको चीज़ देनी है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को देने के कितने तरीके? किसी भी आर में से दे दो किसी एक को, फिर दूसरी चीज़ को उसको भी दे दो, उसको भी दे दो। ऐसे ऐसे बोला तो नहीं है कुछ भी, तो किसी को भी दो, तो उसके भी आर तरीके। ये आर लोग खड़े हैं, एक चीज़ को कितनी चीज़ों में कितने लोग कितनी तरीके से दे सकते हो? मतलब आर तरीके से दे सकते हैं एक को, फिर दूसरे को भी। ये कितनी बार होगा? ये हो गया, समझ में आया? लेकिन इसमें फिर केसेस और बनेंगे जब हमसे बोला जाए कि कम से कम एक चीज़ सबको मिल जाए, तो इसमें हम लोग वो पुराना वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि वो 1 प्लस करके लिख दें। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग का इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है ना? तो वो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे ध्यान रखो। केसेस बहुत कम आते हैं, ठीक है, केसेस बहुत कम आते हैं, तो तुम वहाँ पे उसको सॉल्व भी कर सकते हो जल्दी में, कि एक चीज़ मिले किसी को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये है कि कम से कम किसी एक चीज़ को मिले, तो ये होता है। RC1 लिखना होगा, सॉरी। ये जहाँ तक जाए वहाँ तक। और ये होता है कि ईच गेट्स एटलीस्ट 1। ये होता है, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है, और फॉर्मूला वैसे याद हो जाएगा, मतलब अगर देखोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो फिर भी लेकिन बहुत इसमें नहीं जाना है, इसका अभी मेंस के हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं आर, ये एन जो होगा वो भी बड़ा हो सकता है, पर ये आर बहुत छोटा होगा। तो छोटा मतलब अगर तुम थोड़ा भी सोचोगे तो ये 2-3 टर्म में ही खत्म हो रहा है। तो 2-3 टर्म में खत्म होता है, तो तुम वहाँ पे अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि सबको एक चीज़ मिल जाए तो क्या करना चाहिए। डिवीजन इन ग्रुप्स, हाँ प्लस माइनस चलता रहेगा। और ऐसे ही रीअरेंजमेंट का भी है ना, ऐसे ही होता है वो भी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। डिवीजन इन ग्रुप्स का मतलब है कि वो डिफरेंट चीज़ों को तुम ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहे हो। एक ग्रुप में है R1, दूसरे ग्रुप में है R2 चीज़ें, तीसरे में R3 है। ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं, और ये भी तीसरे ग्रुप में ऐसे, तो ऐसे करके जितने पर्सन होंगे उतने ग्रुप बना लो। समझ में आया? और फिर n चीज़ें थी डिस्टिंग, उनको तुम्हें ग्रुप में डालना है, तो n में से सिलेक्ट कर लो। ये हो गया सिलेक्शन। अब दूसरे ग्रुप के लिए कितनी बची? दूसरे ग्रुप में डाल दिया, तीसरे ग्रुप में करते जा सकते हैं ना। और आखिरी में क्या, कितना जितना बचा होगा उतना ही डालना होगा आखिरी में। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। ये होता है, ये जो R1 R2 R3 है वो ग्रुप में उतनी चीजें हैं। समझ में आया? अभी ये ग्रुप में डिवाइड किया है, लेकिन अगर लोगों को देना है तो क्या करना पड़ेगा? ये ग्रुप क्या करना होगा फिर?
जैसे जितने ग्रुप हैं उतने ही तो लोग होंगे, तो जितने ग्रुप हैं कितने ग्रुप हैं, आर ग्रुप है, तो इनटू में क्या कर देंगे, ग्रुप में डिवाइड करना का मतलब है तुमने जो मान लो पैकेट्स हैं वो अपने पास रख लिए हैं, उसको तुम इधर उधर करो उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको तुम सामने वाले को दोगे तो फिर वहाँ पे अरेंजमेंट आएगा। तो ये ग्रुप में डिवीजन है, और डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इनटू आर में तो इसी चीज़ को कर देंगे इनटू, समझ में आया। और अगर मान लो सिमिलर साइज है ग्रुप का, तो यहाँ पे जैसे R1 R2 सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही लिखोगे, लेकिन अगर ग्रुप का साइज सिमिलर होता है तो जैसे हमने ग्रुप अलग अलग रखे थे, अब उसको इधर उधर कर रहे हो तो अभी भी वो ग्रुप अलग अलग है, लेकिन अगर सेम साइज़ के हैं तो उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है अपॉन में जितने ग्रुप सेम साइज़ के हैं, मान लो सभी सेम साइज़ के हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन R1 की फैक्टोरियल की पावर क्या हो जाएगा, कितने हैं, R है, और डिवाइडेड बाई, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये होते हैं, ठीक है, ये कर सकते हो। जितने ग्रुप सेम साइज के होंगे उतने डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना, ये अभी ग्रुप डिवीजन है और उसको तुमने दे दिया लोगों में, चार आर लोगों में। हाँ, इसमें सभी सेम मान लिए हमने, मान लो कुछ ही सेम है तो कुछ ही सेम है, वो वाले सेम में वो लिख दोगे, और इनटू मान लो जैसे 3 सेम है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वो तो लिखेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है R1 फैक्टोरियल जो है वो 3 बार है, फिर वो R4 फैक्टोरियल, और ये लिखा है, तो ये 3 ग्रुप सेम है ना, तो यहाँ पे तुमको एक 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है जब तुम कितने लोग को देने वाले हो, 3 को नहीं, कितने ग्रुप हैं, तो इंटू में तो R फैक्टोरियल लिखना होगा, तो वो इंटू वाला अलग है, ये डिवाइड वाला वो चीज़ है जिसमें ग्रुप का साइज सेम है। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है वैसे, वो केमिस्ट्री नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है जैसे अगर तुम ए प्लस ए यूनियन बी लिखते हो तो ए प्लस बी माइनस, और अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी माइनस, है ना, और प्लस वाला, तो सिंगल टर्म वाले ऐड, डबल वाले माइनस, थर्ड 3 वाले ऐड, फिर -4 वाले, तो इस तरह से प्लस माइनस चलता रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं तो माइनस करते हो, पूरी चली जाती है तो फिर ऐड करते हो, फिर रिपीट होता है, तो उस तरह से। हाँ, इवन वाले, हाँ इवन वाले सबट्रैक्ट करने होंगे, ठीक। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो है और हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। चलो ये बताओ, अभी कर लेंगे आराम से, मतलब ये सोचो कि 5 डिजिट नंबर है और अगर मैक्सिमम तुम नंबर रख रहे हो तो कितना सम हो सकता है, 9 ही तो बड़ा सबसे नंबर है, 45 हो सकता है, तो 45 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो क्या केसेस हो सकते हैं, 9 9, है ना, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है 9 9, अगर तुमने 2 साथ लिख दिए तो फिर वो 3 9 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो कम हो जाएगा, तो ये 2 केसेस होंगे। अब इन 2 केसेस के हिसाब से अरेंजमेंट लिख दो और आंसर लिख देंगे। इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, और इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई, ये बताओ, नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ वर्ड नेशन, तो नेशन में वो बाद में हम लोग को 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी कैसे फिल करना है वो देखना है। कोई भी रो एम्प्टी नहीं है और हर एक बॉक्स में एक ही भर सकते हो, तो अभी केसेस बन सकते हैं हमारे, वो क्या हो सकते हैं केसेस, हाँ, दो 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 हो सकता है, पहले ही स्टार्ट करो 1 से, दोनों में दोनों में एक एक,
तो इन दोनों बॉक्स में कोई एक ही आ रहा होगा ना। और इसमें कितने हुए, 4 बॉक्स हैं, बचे कितने, तो वो तो पूरा पूरा। तो अभी क्या करना है, इन 6 चीजें लिखी हैं, क्या लिखना है, लेकिन उनमें 2 सेम थे। ठीक है, ये केस हुआ। दूसरा केस क्या लिख सकते हैं, कोई एक में 2, कोई एक में 1, तो वो इन दोनों में हमें पता करना हो किस में होगा। तो तुमने कहा कि ऊपर वाला जो है उसमें 2 भर दिए, नीचे वाले में 1 भर दिया। तो अभी उन दोनों में सिलेक्ट करने के लिए तुमने 2C1 लिखा, और बीच में जिसमें खाली रख रहे हो उसमें भी तो लिखना पड़ेगा हमें। कितने हो गए ये, केसेस के अकॉर्डिंग सोचो। इसमें तुमने कहा है कि 2C1 मतलब इन दोनों में से दोनों भर दिए हैं, इनमें से कोई एक भरा है, तो क्या लिखेंगे, 4C3 इंटू, अब दोनों ही तुमने कहा कि ऊपर 2 2 भर दिए, मतलब दोनों सिलेक्ट कर लिए। वो पूरा ही तो है 2 फैक्टोरियल है। 2C दोनों सिलेक्ट कर लिए, दोनों ये तुमने दोनों भर दिए, और इधर कितने बचे, तो 4C2 इंटू, कितना हो गया ये, 26 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। समझ में आया कैसे फिल किया है। हाँ, इनमें एक एक भर दिया है, लास्ट में 4 बचे, चारों भर दिए। तो इनमें भरने के लिए भी इन 2 जगह है ना, तो 2 में से एक सिलेक्ट किया है, इनमें 2 में एक सिलेक्ट किया है। सेकेंड केस में 1 में 2 है, 2 है मतलब इनमें इन दोनों में से किसी एक रो में 2 है, तो हमने वो रो सिलेक्ट करी पहले, और फिर ये वाले मान लो एक ये वाला रो बचा हुआ है, इसमें 2 थे, तो इसमें 2 में से ऊपर 2 भर दिए, नीचे 1 भर दिया, और बाकी इसको बता देता हूँ। 4 डिजिट नंबर है ABCD, सच दैट AB प्लस CD इज इवन, इज डिविजिबल बाई, जो भी जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमारे कितने पॉसिबल है, कितने से डिवाइड होंगे। तो ABCD हमारा 4 डिजिट नंबर है, AB प्लस CD इवन होना चाहिए। समझ में आया। तो कब AB प्लस CD इवन कब हो सकता है, इवन प्लस इवन में, है ना। और इवन और हमारे पास जो नंबर है ना, वो देख लो कितने इवन है, 1 से लेके 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8, तो 5 ऑड नंबर है, 4। अब ऐसे सोचो कि सब इवन हो जाए, तो मतलब चारों में से चारों इवन, मतलब सभी नंबर अलग भी हैं, ध्यान रखना, चारों में से चारों इवन। और सबकी जगह अगर बदलोगे तो नंबर बदल जाएगा ना। इनटू क्या लिखना होगा, सारे ऑड है, तभी ऑड और ऑड मिलके, तो क्या लिखोगे, इनटू। अब 3 इवन और एक ऑड, मतलब वो वाला केस ये होगा कि मान लो ऐसा कुछ है, इवन इंटू इवन प्लस इवन इंटू ऑड, तो 3 इवन चाहिए यहाँ पे, तो मतलब लिखोगे 4C3 इंटू 5C1, है ना। इंटू क्या लिखना है, 4 फैक्टर, क्योंकि अभी भी बदलोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये केस हुआ। फिर अगला क्या होगा, इवन ऑड प्लस इवन ऑड, तो कितने चाहिए हमें, 2 इवन चाहिए, 2। अब इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में इवन इवन ऑड ऑड अगर हो गया तो, नहीं कुछ लिखेंगे नहीं, पर 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। अच्छा, पहले इवन के लिए जगह कितनी है, मान लो तुम्हें 4, 2 इवन है, 2 ऑड है, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, और हमें हमें अगर पहला इवन भरना है, तो पहले इवन के लिए कितने प्लेसेस हैं, फर्स्ट इवन के लिए चारों प्लेसेस में कोई कहीं पे भी डाल दो। फिर दूसरे इवन के लिए 2 जगह,
क्योंकि मान लो इन जैसे तुम 4 भर रहे हो ना, वो पहला इवन मान लो अगर यहाँ पे आया तो इधर वाले में तुम्हें डालना है, और पहला इवन अगर इधर आया तो इन दो में डालना है। तो दूसरे इवन के लिए जगह कितनी हो गई? अब जगह कितनी बची? 2। और ऑड भर दो कैसे भी, तो क्या लिखना होगा? समझ में आया? अब इसको तुम सॉल्व कर लो और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर 347 था, तो इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। दूसरा केस, ये वाला केस, चारों ऑड, तो ये ऑड प्लस ऑड बन जाएगा ना। दो ही केसेस है, इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड। तो चारों इवन, चारों ऑड, 3 इवन, ये 3 इवन, एक ऑड, तो ये वाला केस था। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ना? थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो ये लास्ट है, बताओ। ये भी अभी किया है, इसका तो बता दोगे। हाँ डब्लू है, हाँ डब्लू भी है। मतलब देखो ये 0 से है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 6 से देखा जाएगा, तो y की वैल्यू 6, इक्वालिटी जहाँ से है वहाँ से देखते हैं। z 2 से बड़ा है और w 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 9 हो गया इधर, और 9 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्लू डैश इज इक्वल टू 6। अब ये सब नंबर 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? और इसके बाद इसका आंसर लिखना है तो 6 प्लस 9c3 क्या हुआ? कहाँ 7? वो इक्वालिटी नहीं है ना। मतलब तुमको अगर नंबर बनाना है तो तुम यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अगर मान लो तुमने ये लिखा, तो क्या इस x1 डैश की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है y1 डैश की? तो 1 से होगी ना, तो इस वजह से इसको हम लोग को ये लिखना चाहिए ऐसे, है ना। अब y1 डैश 0 से स्टार्ट है, तो इस वजह से ये गड़बड़ हो जाता, तो 9c3। ठीक है, चलो ठीक, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कल करके आना ठीक से। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थोड़ा ही ज्योमेट्री में जाते हैं, मेंस में। ये भी हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो बहुत ज़्यादा उसमें चले गए, पर उतना नहीं आता जितना उससे पहले किया था वो। और इसे कर लेना इसको।